नमस्कार। आज की विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बीच एक बार फिर से मैं लावनी विनीत उपस्थित हो चुकी हूँ। आज की प्रस्तुति इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की। वो हिंदुस्तान जो हिंदुओं का, बहुसंख्यक हिंदुओं का है। वो हिंदुस्तान जहाँ पर हम बार बार कहते हैं कि हिंदुओं को आज़ादी है, लेकिन कहने, करने और देखने सुनने में आज की तारीख में बहुत अंतर आ चुका है। आज हालात ये हो चुकी है कि हम बहुसंख्यक तो हैं, लेकिन बहुसंख्यक होने के बावजूद भी ना तो हम अपने धर्म की खुलकर पूजा कर सकते हैं, ना किसी तरीके का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि आयोजन जब होता है तो पथराव भी होता है। ना ही हम अपने धर्म को लेकर अपने मन की बातें, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। लेकिन ये जो सेलेक्टिविज्म है वो हिंदुओं के लिए खतरा इसलिए बन गया है क्योंकि हिंदू खुद विघटित है, वो संगठित नहीं है। और अगर उसे संगठित करना है तो इसके लिए एक बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है। आज वही बुलंद आवाज़ हमारी विशेष प्रस्तुति में हमारे बीच उपस्थित है। गुजरात की निडर शेरनी, गुजरात की नहीं देश की निडर शेरनी, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी जी। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काजल जी, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग में पहले ही कहा कि हेट स्पीच, हिंदू कुछ भी बोले, वो अगर अपने हिंदू राष्ट्र की शपथ भी लेता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपने धर्म की बात करता है, तो वो हेट स्पीच। लेकिन अगर दूसरा वर्ग कुछ कहता है तो वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं। और आजकल जो परिस्थिति आपके साथ है, मैं सबसे पहले चाहूँगी उसका आप विस्तार से यहाँ वर्णन करते हुए फिर मेरा प्रश्न कि हेट स्पीच हिंदुओं के लिए ही क्यों? ये ही दोहरा मापदंड है कि एक लॉबी ऐसी काम कर रही है, जिसकी टूल किट ऐसा काम कर रही है कि कोई भी अगर एक पक्ष की बात कर रहा है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं सनातन धर्म की बात कर रही हूँ या मेरे हिंदू भाई बहनों पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है किसी भी जगह, मानो बंगाल में है या महाराष्ट्र में है या केरला में है या कहीं पत्थरबाजी हो रही है, मैं बोल रही हूँ, तो ये पूरी टूल किट लग जाएगी मुझे टारगेट करने के लिए। जो पत्थर मार रहा है वो दोषी नहीं है, लेकिन उसके पत्थर मारने पर मैं बात कर रही हूँ तो वो हेट स्पीच हो गई। अगर वो पत्थर मार रहा है तो वो सेक्युलर हो गया, और उसके पत्थर मारने से मेरी आपत्ति हो रही है तो मैं कम्युनल हो गई। तो ये टूल किट का काम है और ये इनका काम चलता आ रहा है, और ये काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं कि ये इनके इन प्रकारेण जो ऐसे लोग के जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी में, या जिनकी जो दमखम से बिना डरे निडर होकर अपनी बात सोसाइटी के समक्ष रख रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टूल किट जो है वो अपना ये कार्ड खेलती है हेट स्पीच वाला। मगर जब हम बात करते हैं हेट स्पीच की, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मौलाना साजिद कोई आम मौलाना नहीं है, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। और जब मौलाना साजिद ये स्टेटमेंट देता है, उन्होंने दो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल दी। पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि राम मंदिर तुम आज तो बना रहे हो, पर हमारे 50-100 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो होगी और फिर कोई हमारा शासक होगा, तो हम इस राम मंदिर को ध्वस्त करेंगे और फिर से हमारी मस्जिद बनाएंगे। तो ये हेट स्पीच नहीं है, ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई। और अगर हम एक्शन का रिएक्शन देंगे तो हम कम्युनल हो गए, हम हेट स्पीच वाले हो गए। दूसरा, मौलाना साजिद ने क्या कहा कि सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी ने इसलिए तोड़ा, उस पर इसलिए आक्रमण करा क्योंकि वहाँ के गांव के आसपास के हिंदू लोगों ने ही कंप्लेन की थी कि मंदिर में जो है गलत काम होते हैं महिलाओं के साथ। ये कितना बड़ा आरोप है। हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल, और उस मंदिर पर जो हमारी आस्था का केंद्र है उसके लिए इतनी अभद्र टिप्पणी इन्होंने कर दी। मगर क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो पूरा लेबल है वो इन्हीं को ही मिला हुआ है, दूसरे पक्ष को तो मिला ही नहीं है। दूसरा पक्ष तो अपने ही देश में जो है शरणार्थी बना घूम रहा है। और जब मैं बात करती हूँ राम मंदिर अयोध्या की, तो ये एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, और उसी कानून के तर्ज पर जब हिंदू पक्ष ये फैसला जीतता है और आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो फिर ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? ये क्यों कानून की बात नहीं मान रहे? ये क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे हैं? तो ये जो लॉबी है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करती है कि अगर उसकी सुनते हैं तो ठीक है, और अगर उसकी सुनी नहीं जाती है तो वो कानून को नहीं मानेगी। लेकिन सुनी नहीं जाती है, इसका आधार क्या आप मानती हैं कि ये
इसलिए ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में हम ही बटे हुए हैं। आप जिस लक्ष्य के साथ निडरता के साथ आगे बढ़ रही हैं, हिंदुओं को एक करना, हम कहने को तो बचपन से पढ़ते आए हैं, विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, लेकिन क्या वाकई हिंदू में अनेकता है? क्योंकि शायद अगर ऐसा होता तो ये परिस्थिति नहीं होती, और आपको जिस लक्ष्य के साथ लड़ने के लिए, एक महिला होकर भी लड़ने के लिए उतरना पड़ा है मैदान में, वो शायद वो परिस्थिति ही नहीं होती। नहीं, ऐसा तो नहीं है, एकता भी है, क्योंकि देखो अकेली काजल कुछ नहीं कर सकती। काजल को कहीं ना कहीं अपने ही लोगों का सपोर्ट है, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे हमारे जागरूक हिंदू नागरिक हो, चाहे समाज हो। समाज में ऐसे काफ़ी एनजीओज है जो ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता, वो एक पूरा सबका सपोर्ट होता है। तो आज भी आप देखो कि अगर मेरे को इतनी धमकियाँ मिलती है, तो धमकी देने वाला धमकी दे रहा है तो मेरे सपोर्ट में मेरे हिंदू भाई बहन खड़े हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, कई जगह हमारे जयचंद है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन सब मिलके, लेकिन फिर भी हम लोग जागरूकता की जब बात करते हैं तो हिंदुओं को बांटा गया है, हिंदू बटा नहीं है। कि आपने देखा है कि जातिवाद के नाम पर पहले मुगल आए, अंग्रेज़ आए, फिर एक पर्टिकुलर एक ही परिवार का 50 वर्ष तक देश में शासन रहा। फिर हमने हमारा जो इतिहास है वो हमने वामपंथी कम्युनिस्ट के भरोसे छोड़ दिया। शिक्षा बिल्कुल एक पर्टिकुलर लॉबी ने अपने हिसाब से चलाई, मैकाले सिद्धांत के हिसाब से ये चलते रहे। और 1947 के बाद हमारे देश को 5 ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर सो कॉल्ड सेक्युलर मिले कि जिन्होंने इस तरह का पूरा वातावरण क्रिएट करा कि हिंदुओं को आपस में ही लड़ाया, ऊंच नीच का भेदभाव खड़ा करा, गलत चीज़ें समाज के सामने रखी, हिंदुओं के ही खिलाफ करा। तो अब इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी नैतिक ये बनती है कि हम हमारे समाज को जोड़ के रखें, और वही मैसेज लेकर मैं जाती हूँ समाज में। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे काजल हिंदुस्तानी लिखती हूँ, मैं अपनी सरनेम यूज़ नहीं करती, जिसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम एक हैं, हम साथ हैं, हम संगठित हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि संगठन के लिए आधार मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन मैं कई लोगों से खुद भी मिलती हूँ और आपका भी सामना होता होगा, लोग हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करते हैं। वो कहते हैं मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। और ये जो परिभाषा का जो अंतर आ जाता है, क्या आपको लगता है कि यही हिंदू को कमज़ोर कर रहा है? देखिए, ये जो एक वर्ग है ना, टूल किट वर्ग, इसका काम हमेशा ये होता है कि ये ऐसे मुद्दे हिंदुओं के बीच में रखती है या समाज के बीच में रखती है कि हिंदू उसी में ही उलझ के रह जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, और वो स्पष्ट मतलब सबको एक्सप्लेनेशन देने लगता है, स्पष्टीकरण देने लगता है। पहली बात तो ये कि हम क्या है वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत है। हमारा हिंदू भाई अंदर से अच्छे से जानता है कि वो कौन है। हमारी सदियों की परंपरा चली आ रही है। हम तो चींटी को भी आटा खिलाते हैं, हम पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं। तो हिंदू में जो दया और करुणा का भाव है वो शायद ही किसी में हो। और हिंदू तो सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। ये वो समाज है कि जिसने जब कोरोना का काल ऐसा आया था तब विदेशों में भी हमने वैक्सीन दी है। तो हम एक वो समाज से बिलोंग करते हैं। और भारत की जो संस्कृति है, भले इसमें अलग अलग मत मजहब के पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन वो फॉलो तो भारतीय संस्कृति ही करते हैं। तो ये जो टूल किट है, हम इसको कैसे एक्सपोज करें और इसके नैरेटिव को हम कैसे जवाब दें, और जो नैरेटिव और डिस्कोर्स जो साथ साथ में चल रहा है उसमें हम कैसे अपने तथ्यों को बेहतर तरीके से प्रकट करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा हम पर आरोप लगाते हैं और हम स्पष्टीकरण देने में लग जाते हैं, हमेशा डिफेंस में रहते हैं। पर हम जब मैं बाहर निकल रही हूँ, या मेरे जैसे ऐसे कितने ही सैकड़ों भाई बहन हैं जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ, वो सब भी ये मानते हैं, और मैंने अपने गुरु से भी सीखा है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। और हमारा प्रॉब्लम ये कि हम हमेशा एपोलोजेटिक फील, और हमें कराया गया है एपोलोजेटिक फील। हमें खुद को हिंदू कहने में शर्म आती थी, एक समय था, लेकिन बहुत जागरूकता आई है, ये तो आप भी मानती है। और जागरूकता आने के कारण ही आज आप देखो ना कि ये टूल किट को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, खान मार्केट गैंग को इतनी दिक्कत हो रही है, इसलिए बार बार हम पर टारगेट किए जा रहा है। और ये टारगेट होगा, ये हेट स्पीच का कंटेंट लाकर, ये अगले साल 2024 का चुनाव है, तो ये चुनाव का आधार इस हेट स्पीच को बनाकर पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहते हैं। तो इनका अपना एक पॉलिटिकली मूवमेंट चल रहा है, और बाहर से ये 1 साल के भीतर आप देखिएगा इस देश में क्या क्या होगा, जो हमने कल्पना नहीं की है वो भी होगी, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है,
और जॉर्ज सोरोस के तो आपने इंटरव्यू भी सुने हैं कि उसने क्या बातें कही है। तो इसका मतलब ये है कि बाहरी ताकतें भारत की स्थिति खराब करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है, लेकिन हमें भी बहुत ही समझदारी से काम करना पड़ेगा, इमोशंस में ना आके, भावुकता में ना आके, एकदम एग्रेशन से भी नहीं, क्योंकि हमें सबको साथ में लेके चलना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम कतई कमज़ोर नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं बहुत अच्छे से, और हम दे भी रहे हैं, और यही कारण है कि हम टारगेट भी तो हो रहे हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं ना जवाब। जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक हथियार है धर्मनिरपेक्षता। आपको लगता है कि ये धर्मनिरपेक्षता ही जो सेकुलरिज्म का जो ढोल पीटते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा, एक हिंदू के लिए सबसे बड़ा जो रोग है, ये धर्मनिरपेक्षता बन चुका है? मानती हैं? देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि एक पर्टिकुलर लॉबी ऐसी है जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर विक्टिम कार्ड खेलती है, या अपना जो है सो कॉल्ड माइनॉरिटी वाला कार्ड खेलती है, और उसमें वो ये दिखाने की कोशिश। खैर, माइनॉरिटी तो अब वो रह ही नहीं गए हैं। ये तो हम आज भी हमारे पॉलिटिशियंस ने ही तय किया कि वो माइनॉरिटी हैं। यहाँ तो देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आप भी जानते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। और वो भी ये भी प्रमुख मुद्दा है कि माइनॉरिटी का बेस क्या होना चाहिए। 9 राज्य है जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, 200 जिले हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी का पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी धर्मनिरपेक्षता की जब बात चली, तो मुझे लगता है धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक ही पक्ष निभा रहा है, जो कि हमारा पक्ष है। दूसरी साइड से तो हो नहीं रहा है। अगर होता तो हितेश राठौड़ अगर अफसाना से शादी कर रहा है, तो हितेश राठौड़ को अफसाना का परिवार क्यों मार दे रहा है। होनी चाहिए ना धर्मनिरपेक्षता। और वहीं पर अगर कोई श्रद्धा किसी आफताब के प्यार में है, तो वो आफताब उसके 35 टुकड़े क्यों कर रहा है। तो अगर गलत हो रहा है तो ये गलत इशू को एड्रेस करना है, उसमें फिर आप धर्म का चोला क्यों ओढ़ रहे हो। जो गलत है वो तो गलत है। तो और हिंसा को तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई जगह होनी चाहिए हिंसा की। तो अगर ये हिंसा को भी धर्मनिरपेक्षता और सो कॉल्ड माइनॉरिटी और उस तरह का चोला उड़ाकर जज करेंगे, तो फिर वो तो कैसे हो सकता है, वो तो गलत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंसा को भी अगर धर्मनिरपेक्षता का चोला उड़ा दिया जाए तो वो गलत है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, क्योंकि अभी श्री रामनवमी बीता है और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों के क्या हालात हैं, गुजरात के हालात भी सबने देखे, वडोदरा में क्या हुआ, और उसके बाद आपको एक ऐसी परिस्थिति से भी जूझना पड़ रहा है जो साफ बता रहा है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर यही उल्टा हो जाए, अगर इसी परिस्थिति को उल्टा कर दिया जाए, तो ये कहा जाने लगता है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एक विशेष वर्ग मुश्किलों में आ रहा है और यहाँ जानबूझकर ये सब कुछ वर्तमान की सरकार करा रही है। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो क्या महसूस करती हैं काजल हिंदुस्तानी? देखिए, इनका एजेंडा बहुत क्लियर है। इनका एजेंडा ये है कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है, और उसे बनाने के लिए इनके जो पूरा इनका जो मेमोरेंडम इन्होंने बाहर लाया है, इनका जो घोषणा पत्र है, उसमें बताया है कि कैसे आप करेंगे। तो आप लव जिहाद करो, आप इस्लामिक अवैध कब्जा करो, मतलब कि लैंड जिहाद करो, सरकारी ज़मीनों को कब्जा करो, मंदिरों को कब्जा करो, और धर्मांतरण करवाओ, और ये स्पष्ट लिखा है। तो इनके जो इनके फॉलोअर है, जो कि कट्टर है, जिनको कट्टर बनाया गया है और पर्टिकुलर तालीम देकर अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद जिनको सिखाया जाता है, वो पर्टिकुलर लॉबी को ये उसमें डालते हैं ये काम करने के लिए। ये जो पीछे बैठा इंसान है वो पूरा गेम इनका बनाता है, और गेम बनाकर वो बाकायदा इनके लिए स्क्रिप्ट लिखता है, इनको क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा इनका प्लान होता है। और उसी प्लान के अंतर्गत भारत में अनरेस्ट क्रिएट कर देखिए, ये लड़ाई जो है नेशनल और एंटी नेशनल्स के बीच की है, धर्म और अधर्म के बीच की है। तो ये जो लॉबी है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मौजूदा सरकार को खराब दिखाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत में तो जो है ये जो कि हम तथाकथित माइनॉरिटी बोलते हैं कि उस पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह के लिए यहाँ के कुछ एक जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जो विदेशी अखबारों में अपने आर्टिकल भी देते हैं। हमने देखा भी है कि वो लोग क्या लिखते हैं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है तब वो उस पर चुप होते हैं, या जब दूसरे पक्ष की तरफ ऐसी घटनाएं होती है तब भी ये लॉबी चुप रहती है। ये लॉबी पर्टिकुलर इस देश को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू रह रहा है, और इसको गजवाए हिंद करना है,
और हर शर्त पे करना है, और उसके लिए इनको जो करना पड़ेगा वो ये करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारा जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष हमारा तो ठीक है, आप सोचो कि बंगाल और केरला के लोगों का क्या संघर्ष है, वहाँ के हिंदुओं का क्या संघर्ष है, वहाँ पे जिस तरह की सरकार है और उन पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और हमने देखा अभी रामनवमी पर, ये तो दुर्गा विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा होता है, तब भी हमारे लड़कों को मार देते हैं और बाकायदा खुलेआम तलवारें लहराते हुए सड़क पर निकलते हैं, हिंदुओं को काट देते हैं, मार देते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। बंगाल चुनाव के वक्त भी हमने देखा कि कैसे पर्टिकुलर पार्टी के लोग घर में घुसकर बलात्कार किए हैं, जो बीजेपी की वहाँ से जो महिलाएं जो उम्मीदवार थी उनके साथ में अभद्र व्यवहार किए हैं। तो ये सारे इंसिडेंट बनते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट पे बात क्यों कोई नहीं करता? अगर महिला है, और जब हम महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला तो सबकी एक समान है ना। वो तो ये देखकर नहीं है ना कि भाई इस मजहब की महिला है इसलिए इसका ज़्यादा सम्मान करो और इस धर्म की महिला है इसलिए इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पर जब महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं और कानून ने ये हक सबको बराबर दिया है, तो वहाँ पर अगर पर्टिकुलर किसी जर्नलिस्ट को कोई धमकी मिल रही है तो और वो जर्नलिस्ट जो है अपने आप को लेफ्ट लिबरल बोलती है और वो पर्टिकुलर एक लॉबी को ही सपोर्ट करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग की लॉबी की, और उसी को ही सपोर्ट करती है। मगर दूसरी तरफ एक ऐसी भी पत्रकार है कि जो मतलब सही बात रखती है और वो बिल्कुल सेक्युलर नहीं है, वो दोनों सिक्के के पहलू को दिखाती है, तो उसको टारगेट किया जाता है। मगर क्योंकि वो उस लॉबी से है तो वो अबला नारी हो गई, और क्योंकि ये किसी और लॉबी से है तो फिर इसको टारगेट करो, और इसको तो अबला नारी होने का हक ही नहीं है क्योंकि ये तो उस लॉबी से ही नहीं है। तो इसी सेम वे में जैसे अब मैं हूँ, अब मुझे टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अब मेरा तो प्रश्न ये है, अरफा खानूम से, राना अयूब, स्वरा भास्कर जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों से, सब शबाना आज़मी जैसे लोगों से, कि मैं भी इस देश की बेटी हूँ, इस देश ने मुझे भी वो अधिकार दिया है जो आपको दिया है। आप अलग मजहब से हैं, मैं अलग धर्म से हूँ, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है वैसी मुझे भी है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खुलकर हिंदुओं को कुछ भी बोलती है, हिंदुओं के जो निशान है उसके खिलाफ गलत बात करती है, हमारे मंदिरों के लिए गलत बात करती है, हमारे रिचुअल्स के लिए गलत बात करते हैं, अपने फिल्मों में भी ऐसा खराब दिखाते हैं। ठीक है, ओके, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्ज पर, तो मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे क्यों हेट मॉन्गर कहा जा रहा है? मुझे क्यों ये कहा जा रहा है कि ये तो हेट स्पीच है, ये तो मतलब भाईचारा ख़त्म कर रही है या माहौल ख़राब कर रही है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इससे मुझे दिक्कत है। दोहरा मापदंड निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ी कठिन ज़रूर है रहा, लेकिन क्योंकि आप काजल हिंदुस्तानी हैं और जिस तरीके के आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने प्रण लिया है, उस प्रण के पीछे एक शक्ति है और वो ईश्वरीय शक्ति है, वो शक्ति ही काम कर रही है। लेकिन काजल, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे चल रही हैं, जिस लड़ाई को आप लड़ रही हैं, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत तरीके के थ्रेट्स आपको आते हैं, और इधर जो परिस्थिति हुई उसके बाद से कितना अंतर आया है पहले और अब में? क्या और ज़्यादा बढ़ गए वो थ्रेट्स? और अगर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी आवाज़ से सामने वाला हिल रहा है, डर रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे टारगेट किया जा रहा है तो मतलब मैं डेफिनेटली कुछ तो ऐसा कर रही हूँ कि जिससे समाज में बदलाव आ रहा है, हिंदू समाज जागरूक हो रहा है, वो अंतर समझ रहा है धर्म और अधर्म के बीच का, और हिंदू समाज ये अंतर भी समझ रहा है कि जो देश के भले में जो है वो कौन है और देश के गद्दार कौन है, नेशनल्स कौन है, एंटी नेशनल्स कौन है, वो समझ रहे हैं। तो ये लॉबी जो है वो पिछले 1.25 साल से मेरे पीछे पड़ चुकी है, और ये 1.25 साल से इन्होंने बहुत कोशिश कर ली। पहले इन लोगों ने मुझे धमकियाँ देना शुरू करा, फिर फोटोशॉप करके मेरे पिक्चर्स जो है वो गंदे फोटो पर मेरा चेहरा लगाकर इस तरह से वायरल करने की कोशिश करी। फिर तीसरे स्टेज पर ये आए कि इन्होंने मेरे परिवार को टारगेट कर मेरे परिवार को धमकियाँ दी, मेरे बच्चों को धमकियाँ दी, मेरे पति को धमकियाँ दी। फिर इन्होंने ऐसा मेरे नाम पर फतवा निकाला कि कहीं भी दिखेगी तो हम तुझे मार ही देंगे। 1.25 साल से अपने ही देश में, अपने ही घर में मेरी ये हालत हो गई है। अगर मैं घर की बात करूँ तो मैं गुजरात की हूँ, तो मैं अपने ही घर में, अपने गुजरात में खुलकर घूम नहीं सकती हूँ। हमेशा ऑल द टाइम सिक्योरिटी रहती है मेरे साथ में। हम फैमिली के साथ पिछले 1.25 साल में कहीं निकले ही नहीं, हम पब्लिक प्लेस में जा नहीं सकते हैं। इस तरह का वातावरण पूरा जो है ये जिहादी, आतंकवादी, तालिबानी मानसिकता के लोगों ने खड़ा कर दिया है। मजहब के नाम पर ये उत्पात मचाया हुआ है,
और ये आतंकवादी जिहादी तालिबानी लोगों ने मुझे धमकियाँ इतनी देना शुरू करा, धर्म सभाएं होती है तो मेरा, आप जानती है कि हम लव जिहाद है और अवैध कब्जा है, धर्मांतरण के विषयों पर हम जागरूकता लाते, ग्राउंड पे काम भी करते, तो जो काम कर रही हूँ उसके विषय में मैं लोगों को जागरूक करती हूँ। इसको उनसे भी तो दिक्कत है, क्योंकि इनका ये जो लॉबी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, या ये जो गद्दारों की टोली है भारत में, ये एक्सपोज हो रहा है। अब ये एक्सपोज हो रहा है, इसलिए कौन कर रहा है? तो काजल हिंदुस्तानी कर रही है, क्योंकि इसके फैन फॉलोइंग है और लोग इसको सुन रहे हैं और लोग समझ रहे हैं और परिवर्तन दिख रहा है इनको। तो अब क्या करें? तो अब इसको और धमकाओ। तो अब ये जो है फेक बातें चलाते हैं इन्होंने, जैसे ऊना में हुआ तो इन्होंने कहा कि ये भाषण देकर गई, उसके बाद ऊना में माहौल ख़राब हुआ। भाषण मैंने 30 तारीख को रात को 9:30 बजे दिया है। दोपहर में रामनवमी की शोभा यात्रा बरोड़ा में निकली, उसमें पत्थरबाजी किसने की? क्या वो काजल के कहने पर की? क्या काजल वहाँ मौजूद थी? क्या काजल के कोई ऐसे भाषण से हुआ? बंगाल में पत्थरबाजी किसने की? क्या वहाँ भी काजल गई है? महाराष्ट्र में क्या काजल गई है? बिहार में क्या काजल गई है? तो ये जो है ना, ये काम गलत करते हैं, इनके कृत्य है ही ऐसे, क्योंकि ये आतंकवादी जिहादी तालिबानी मानसिकता को पनपा रहे हैं एक लॉबी, और उनको करना है ये, और करने के लिए हर बार वो एक कंधा ढूंढते। जैसे पिछली बार इन्होंने नुपुर शर्मा का कंधा ढूंढ लिया और नुपुर शर्मा को बना दिया। बात थी ज्ञान व्यापी मस्जिद की, और उस बात की इनको खुन्नस थी और नुपुर को उन्होंने हथियार बनाया। मुझे इसलिए हथियार बनाया जा रहा है क्योंकि द्वारिका से लेके सोमनाथ का ये जो पूरा दरियाई पट्टा है, वहाँ पर गुजरात सरकार ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई करी है। और क्योंकि आप जानती हो कि मैं अवैध कब्जों पर खुलकर बोल रही हूँ, इसलिए ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं टारगेट बनी हूँ इनका। मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, ना ही मैंने किसी मजहब के किसी धर्मगुरु या उनके किसी भगवान या उनके किसी रिचुअल्स के या उनके उसके किसी के खिलाफ बोला है। बिल्कुल नहीं बोला है। मैंने वो बोला है जो पब्लिक डोमेन में है, जो हो रहा है, जिसके प्रूफ है। फिर मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मतलब काजल के कंधे पे बंदूक रखकर, काजल हिंदुस्तानी के कंधे पे बंदूक रखकर सकल हिंदू समाज को अगर कहा जाए तो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक मोहरा बना दिया गया। लेकिन गुजरात की आपने बात की, क्योंकि आप गुजरात से भी आती हैं। बीते दिनों ये चर्चा हो रही थी कि गुजरात में बहुत कुछ बदल गया है। आप खुद ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर आप जाकर देखती समझती हैं, क्या वाकई गुजरात में बहुत कुछ बदला है, या फिर वहाँ पर जिहादी आक्रामकता मानसिकता निरंतर बढ़ती जा रही है और जो हो रहा है उसे दिखाया नहीं जा रहा है? क्या कुछ ऐसा? देखिए, ये जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता खाली गुजरात में नहीं, पूरे भारत में बढ़ गई है। ये हम देख भी रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम से, कुछ वर्षों से गुजरात में बढ़ी है। लव जिहाद के केसेस गुजरात में बहुत आ रहे। पहले इतने केसेस नहीं आते थे। पहले जितने साल भर के केस आते थे उतने तो अब 15-20 दिन में आते हैं। जो मानती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जी। उसके बाद में इस्लामिक अवैध कब्जा जो है, जहाँ जहाँ हमारे जो भव्य मंदिर है, उस मंदिर के आसपास के परिसर में ट्रस्ट की जगह पर और उस विस्तार में इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हुए हैं। इनके मज़हब के नाम पर अवैध कब्जे करके रखे हुए, और धर्मांतरण भी हो रहा है। ये सारे इश्यूज़ है जो मैं पब्लिक डोमेन में एड्रेस करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी धर्म सभाएँ बहुत होती है और वहाँ लोग भी बहुत आते हैं मुझे सुनने के लिए, तो मैं पब्लिक के सामने ये इश्यूज़ रखती हूँ। अब आपका जो प्रश्न है कि लव जिहाद क्यों ज़्यादा हो रहा है, देखिए, इसमें तो हम सबका दायित्व ये बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएं, और वही जागरूकता का काम मैं मंच से कर रही हूँ। और वही मैंने ऊना में अपनी स्पीच में बोला। मैंने लव जिहाद के खिलाफ ही बोला है। लव जिहाद कैसे होता है वही बोला है। इन अब्दुल और आफ्ताब की मॉडेस्ट ऑपरेंडी क्या है मैंने वही बताया है, कि कैसे हमारी वनरेबल लड़कियों को फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, क्योंकि इनको इस्लामिक देश बनाना है भारत को, और वो षड्यंत्र मैंने एक्सपोज किए हैं। अब इसमें आपका और हमारा कर्तव्य और दायित्व ये बनता है कि हम हमारी बेटियों को समझाएं, हम जागरूकता लाए समाज में, और समाज में जागरूकता आएगी तो समस्या ऑटोमेटिक जो है हल होगी। और वही कार्य जो मैं कर रही हूँ ना, इसलिए इनको क्या है कि इनको ये दिक्कत हो रही है, इनको पेट में दर्द इस बात का हो रहा है कि ये इसकी बात सुनकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और समाज में जागरूकता आ रही है। तो अब लव जिहाद में इनको दिक्कत आएगी, अवैध कब्जे में इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी अवैध कब्जे करते हैं तो तुरंत लोग फोटो खींचते हैं, व्हाट्सअप वायरल होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो फिर जो है सरकारें हैं वो उचित कदम उठाती है। जैसे उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उठाया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उठाया, असम गवर्नमेंट करती है, हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने अभी आप देखिए द्वारिका में और उसके आसपास के विस्तार में जो भी अवैध कब्जा था उसको खाली करवाया, बुलडोजर घुमाया। तो इनको उस चीज़ से दिक्कत है, इसलिए इन्होंने मुझे उसका हथियार, मुझे मोहरा बनाकर इन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए, जबकि मैं तो जो हो रहा है वो बोल रही हूँ और सरकार अवैध कब्जा खाली करवा रही है, तो मैं उस चीज़ को सामने ला रही हूँ, पब्लिक के सामने। आप पब्लिक के सामने चीज़ों को ला रही हैं,
पब्लिक आपके साथ है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी फ़ैन फॉलोइंग है वो पूरा देश जानता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा अब ये प्रश्न होगा, क्या ऐसी लड़ाई में सरकार या प्रशासन एक महिला, एक हिंदू महिला के साथ खड़ी होती हुई नज़र आ रही है? जी, जहाँ तक प्रशासन का सवाल है उस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन मेरा हिंदू समाज मेरे साथ है। मेरा हिंदू समाज हर कदम कदम पर मुझे सपोर्ट कर रहा है, और वो मेरे को देखने को भी मिलता है। ऐसे ही सभाओं में हज़ारों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो काजल हिंदुस्तानी को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ, मैं जो सही चीज़ें वो लाती हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी राई के दाने जितना भी गलत काम नहीं किया है, और मैं अपने आइडियोलॉजी में बहुत स्पष्ट हूँ। मेरी सोच स्पष्ट है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। और मैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मुद्दों के साथ, इसलिए इस लॉबी को दिक्कत हो रही है। तो काजल जो अंदर से हैं वो बाहर हैं, कोई दिखावा नहीं है। आपने लक्ष्य तय कर लिया है, आपने प्रण ले लिया है, और इस प्रण को पूरा करने के लिए जो भी चुनौतियाँ आएंगी आप उसे पार पाना है, आपने ये जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन इस जिम्मेदारी के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज का युवा है। काजल ने अपनी सोच उस उम्र में बदली जब कहते हैं ना, बीज जब प्रस्फुटित होता है और पौधे की तरफ निकल रहा होता है, उस वक्त आपने उस सोच को अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। लेकिन आज का जो युवा है, जो आपको अपना आइडियल मानता है लेकिन फिर भी कहीं से कुछ कंफ्यूज है, उसके लिए आज आप क्लैरिटी के साथ क्या कहना चाहेंगी? मैं उन युवा को यही कहूँगी कि आप दोनों पक्ष देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बात मानो या आप सामने वाले की सीधी बात मान लो। आप अपना दिमाग यूज़ करो, आप अपने दिमाग से अपनी रिसर्च करो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाओ, अलग अलग लोगों ने जो ब्लॉग्स लिखे या किसी विषय के बारे में लिखा है उसको पढ़ो, और फिर एक डिसीजन पर आओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है इसलिए आंख बंद करके उसकी बातों पे विश्वास कर लो, या कोई दूसरा बोल रहा है तो उस पर विश्वास करो। हमारे युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो इतना कन्फ्यूज़ है कि एक तरफ, जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। एक ऐसी व्यक्ति है जो कि बॉलीवुड से है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, और जो बॉलीवुड माफियाओं को एक्सपोज करने का भी काम करती है। और वही जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, मुनावर फारूकी को लॉकअप में बुलाती है, और वो मुनावर फारूकी जिसने सीता माता और प्रभु श्री राम पर गलत टिप्पणी करी, फिर लॉकअप में उसको हाईलाइट करती है, और फिर किसी हिंदू लड़की के साथ उसको वहाँ पर लव जिहाद का एंगल भी दिखाती है, उसका प्रेम वाला सीन दिखाती है। और फिर ये भी दिखाती है कि वो तो मतलब बेचारा हालात का मारा है, उसको विक्टिम भी दिखा देती है मुनव्वर फारूकी को, और एंड में उसको विनर भी बना देती है। अब जो लॉबी उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस की फॉलोअर है, अगर वो उसको फॉलो कर रही है, तो वो लॉबी कितनी कंफ्यूज होगी कि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप मुनव्वर फारूकी के साथ खड़ो। ऐसा है ना, या तो आप धर्म के साथ हो या आप अधर्म के साथ हो। जो धर्म के साथ है वो कभी अधर्म के साथ हो ही नहीं सकता, और जो अधर्म का साथ दे रहा है वो कभी धर्म के साथ हो ही नहीं सकता है। तो हमारे लोगों को कंफ्यूज करने का काम ये करता है। दूसरे एक ऐसे कथावाचक है जो व्यासपीठ पर बैठकर, गुजरात के कथावाचक है, जो व्यासपीठ पर बैठकर छाती कूट कूट कर या हुसैन करते हैं और कहते हैं कि मैं तो अली मौला नहीं कर रहा, मेरा मौला मुझसे अली अली बुलवा रहा है। अब जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लाखों फॉलोअर्स उनकी कथाएं सुनने जाते हैं, भागवत कथा, वो फॉलोअर्स कितने कंफ्यूज होंगे आप बताओ कि आप व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हो। तो आज के युवा को समझना है, हमारा युवा जो है वो भ्रमित होता है, वो जिसको फॉलो कर रहा है वही फिर आगे जाके अपनी जो लाइन है उसको चेंज कर रहा है, क्योंकि उसके फायदे कहीं और उसको दिख रहे हैं। लेकिन हमारे युवा को ये सोचना है कि आप चाहे किसी को कितना ही फॉलो करें, मगर यदि आपको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो फिर जो श्री कृष्ण ने कहा है और जो हमने हमारी संस्कृति से, हमारे वेदों से सीखा है कि इंद्रा है स्वाहा, तक्षा है स्वाहा, जो गलत करेगा, हाँ अपना हो या पराया हो, वो सब स्वाहा होंगे। फिर इसमें ये नहीं देखना है कि ये तो हमारा अपना था, कल तक तो हमारी बात कर रहा था, तो आज वो गलत कर रहा है तो हम चुप क्यों रहे। हमें उसके गलत के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, तभी तो समाज में बदलाव आएगा। तो ये जो बात है, ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, ये धर्म और अधर्म के बीच का चल रहा है, नेशनल और एंटी नेशनल्स के बीच का चल रहा है। और इसमें युवाओं की सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। मेरी सोच बहुत क्लियर है। मैं पहले जिनको फॉलो करती थी, मुझे लगा आगे चल कर के इनके तो दोहरे मापदंड है। तो ज़्यादा खतरनाक क्या है कि 99 बार सच बोलने वाला एक बार झूठ बोलता है, वो ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली 99 बार झूठ बोलकर एक बार सच बोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल स्वरा भास्कर है, क्लियर है वो एक लॉबी से है,
वो उसको सपोर्ट कर रही है, उसका क्लियर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैंने आपको बात करी हमारे एक सो कॉल हिंदुत्ववादी बॉलीवुड की रानी लक्ष्मीबाई बनकर जो बैठे हैं, जो वो टैग लेके बैठे हैं, तो वो क्यों इतने कंफ्यूज है कि पहले आप जावेद अख्तर को गालियां दे रही हो और दूसरे फिर कुछ समय पहले उन्होंने अभी जावेद अख्तर की तारीफ करी। पहले आप तापसी पन्नू के लिए कुछ भी लिख रही हो, बोल रही हो, और अब आप तापसी पन्नू की तारीफ कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? जो अगर जिससे मुझे दिक्कत है, जिसने मेरे साथ बुरा करा है, मैं उसके लिए दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रही हूँ? मतलब ये दोहरा मापदंड है। तो ये लोग ज़्यादा खतरनाक है। तो लोगों को ऐसे लोगों से बचना है। और मुझे लगता है कि समाज का भी अपना एक दृष्टिकोण है जो बदलता जा रहा है। समाज अब बहुत अच्छे से समझ रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और समाज ये बात जान चुका है, और इसीलिए ये बदलाव जो है वो दिखने में आ रहा है, और इसीलिए आपके हमारे जैसे लोग टारगेट हो रहे हैं। और इन सब के बीच, क्योंकि आप समाज के बदलाव की बात करें, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो दिख रहा है पहले उसके दोनों पहलुओं को समझें, जो आज के यूथ हैं, और वो कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन जब हम समाज की बात कर रहे हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे करूंगी, समाज को संगठित करना, हिंदू समाज को संगठित करना, समेकित रूप से उस युद्ध में उतरना जहां पर एक तरफ धर्म है, दूसरे तरफ अधर्म है, लेकिन उसके बीच में भी एक पतली सी बारीक लाइन है जहां पर बहुत सारे हिंदू आकर अटक जाते हैं। वो जो अटकना है, वो जो भटकाव है, वहां के लिए काजल हिंदुस्तानी किस तरीके से अपनी रणनीति, अपने युद्ध को आगे बढ़ाएंगी, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी? देखिए, मैंने ऐसे ही कहा कि मैं कभी भी अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी एक आइडियोलॉजी क्लियर है और मैं उस आइडियोलॉजी पे काम करती हूँ। अब जैसे कि जो जिनको फॉलो कर रहे हैं वो कंफ्यूज है, तो कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोग मुझे भी तो सुनते होंगे ना, और मुझे सुनने के बाद, और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत स्पष्ट बात करते हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मेरा संघर्ष उनके सामने शायद कुछ भी ना हो, मेरा तो गिलहरी जितना योगदान है। ऐसे बहुत से हिंदू संगठन है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े मगर फिर भी समर्पित है वो राष्ट्र धर्म के लिए। तो ऐसे सारे लोग भी कहीं ना कहीं अगर फॉलो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं जो ऐसे कंफ्यूज लोग हैं उनके थॉट्स में क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें भी लाना चाहिए, क्योंकि सारे अपने हैं। और अगर हमारा अपना व्यक्ति अगर कंफ्यूज है तो उसके कंफ्यूजन को हटाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, क्योंकि अंत में सबको साथ लेके चलना, और हिंदू समाज साथ लेकर ये युद्ध लड़ेगा तो ही वो जीतेगा। क्योंकि ये संग्राम इतना घनघोर है कि यहाँ पर हम बटकर करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चारों ओर से घिरे जा चुके हैं। हमें विदेशी मीडिया घेर रही है, हमें विदेशी नेता घेर रहे हैं, हमें हमारे देश में भी घेरा जा रहा है, और एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप है, वो भी हमें घेर रहा है। तो ये पूरी लॉबी जो है, ये पूरी लॉबी अपने आप में एक काम कर रही है, लेकिन इसके सामने हमारा दायित्व है कि हम भी संघर्ष करें और हम उस पहलू को दिखाएं कि जो पहलू वो नहीं दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की इस बेटी को आज जब लोगों ने सुना, उनके लक्ष्य को, उनके प्रण को समझा, और उनकी इस लड़ाई में समेकित रूप से साथ आने का जब मन बना लिया है, तो एक बदलाव हिंदुस्तान में ज़रूर आएगा। और इसका बीड़ा काजल हिंदुस्तानी ने उठा लिया है। काजल आगे बढ़ती रहे, हमारी शुभकामनाएं काजल के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और चलिए, इसी के साथ हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए चेहरे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सुदर्शन न्यूज़ देखते रहिए और देश के लिए समर्पित रहिए। जय हिंद।